आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसे सुनकर मतलब यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा राज्य जो सिकंदर की विश्व विजयी सेना से लेकर मुगलों की ताकत तक सबसे टकराया और फिर भी टिका रहा। हाँ, और वो भी लगभग 1500 सालों तक। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे? मेवाड़ के पास ऐसी कौन सी खास बात थी? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे तथ्य से जो अक्सर आप देखिए इतिहास की किताबों में कहीं खो जाता है। अच्छा, हम सब सिकंदर को एक महान विजेता के तौर पर जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि जब उसकी सेना भारत में आगे बढ़ रही थी तो उसे मेवाड़ के प्राचीन रूप, जिसे शिवी जनपद कहते थे, उन्होंने रोक दिया था। शिवी जनपद, ये तो उस जमाने के बड़े कबीलाई राज्यों में से एक था, है ना? जी हाँ, और कहते हैं कि उस वक्त यहाँ भील राजाओं का शासन था। बिल्कुल। और ये सोचना ही कमाल है कि उस दौर में उन्होंने सिकंदर जैसी ताकत का रास्ता रोक दिया। सच में? हाँ, और यही आप कह सकते हैं वो पहली घटना है जहां हमें मेवाड़ की उस अड़ेग रहने वाली भावना की पहली झलक मिलती है। ये सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था, ये एक पहचान की शुरुआत थी। एक ऐसी जगह जो आसानी से घुटने नहीं टेकती। और यही भावना हमें बाद में भी गुहिल और सिसोदिया वंश के समय भी दिखती है। सदियों तक मेवाड़ की पहचान यही बन गई कि ये राज्य किसी के आगे झुकता नहीं है। तो इस 1500 साल की पहेली को सुलझाने का पहला सुराग कहाँ छिपा है? पहला जवाब छिपा है यहाँ की जमीन में, इसके भूगोल में। भूगोल में? कैसे? देखिए, मेवाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है वो उसके लिए एक तरह से नेचुरल सुरक्षा कवच की तरह थी। अच्छा। एक तरफ बनास और चंबल नदियों के उपजाऊ मैदान हैं जो राज्य को समृद्ध बनाते थे, और दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियां। हाँ, अरावली की अभेद्य पहाड़ियां। ये पहाड़ियां किसी भी बाहरी हमले को पहले ही धीमा कर देती थी। तो मतलब राज्य को तैयारी का पूरा मौका मिल जाता था। बिल्कुल, उनका डिफेंस सिस्टम तो कुदरत ने ही बना कर दिया था, और इन्हीं पहाड़ियों से जो पत्थर मिले उनसे वो मशहूर किले बने, चित्तौर और कुंभलगढ़। एकदम सही। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये मेवाड़ की सुरक्षा की नींव थे। इन किलों को इस तरह बनाया गया था कि दुश्मन के लिए इन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन हो। तो मेवाड़ की ताकत का पहला राज था भूगोल, जिसने उन्हें एक प्राकृतिक बढ़त दी। तो एक तो हो गई जमीन की ताकत, लेकिन सिर्फ पहाड़ों के भरोसे तो कोई राज्य, वो भी 1500 साल तक नहीं टिक सकता। नहीं टिक सकता। दूसरा और शायद सबसे बड़ा जवाब यहाँ के लोगों और शासकों के स्वाभिमान में छिपा होगा, खासकर उस दौर में जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। हाँ, अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां मेवाड़ का असली इम्तिहान हुआ। 16वीं सदी। अकबर पूरे भारत को अपने अधीन कर रहा था। एक एक करके बड़े बड़े राज्य उसकी सत्ता स्वीकार कर रहे थे। और 1568 में उसने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा भी कर लिया था। सबको लगा अब मेवाड़ भी झुक जाएगा। और फिर 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ और यहीं से चीजें बदल गईं। स्रोत बताते हैं कि अकबर ने प्रताप को मनाने के लिए 4 दूत भेजे, जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, पर प्रताप ने साफ मना कर दिया। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर अकबर के लिए मेवाड़ इतना जरूरी था ही क्यों? वो गुजरात के लिए कोई और रास्ता भी तो चुन सकता था। ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब है, बात सिर्फ रास्ते की नहीं थी। तो फिर? मेवाड़ गुजरात जाने वाले सबसे अहम व्यापारिक और सैन्य मार्ग के ठीक बीच में था। अच्छा, तो व्यापार और सेना दोनों। गुजरात पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए अकबर को ये रास्ता सुरक्षित चाहिए था, लेकिन इससे भी बड़ी बात थी प्रतिष्ठा की। प्रतिष्ठा की? सोचिए, जब पूरा हिंदुस्तान झुक रहा था तब मेवाड़ का यूं खड़ा रहना अकबर की बादशाहत को एक खुली चुनौती थी। सही बात है। प्रताप का इनकार सिर्फ एक राजा का इनकार नहीं था, ये एक विचार का इनकार था कि मेवाड़ किसी की अधीनता स्वीकार कर सकता है। और इस इनकार का नतीजा था 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। हाँ, इसके बारे में हमने बहुत सुना है। एक तरफ मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की विशाल सेना, करीब 5000 सैनिक, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के लगभग 3000 सैनिक, जिनमें 1000 भील धनुर्धारी भी थे जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। युद्ध इतना भयानक था कि उस जगह को आज भी रक्त तलाई कहते हैं। जब मुगलों का पल्ला भारी पड़ने लगा तो प्रताप के साथियों ने उन्हें युद्ध से बाहर निकाल दिया ताकि मेवाड़ का नेतृत्व बचा रहे। हाँ, और झाला मानसिंह ने प्रताप का छत्र अपने सिर पर रखकर लड़ाई जारी रखी और शहीद हो गए। तकनीकी रूप से देखें तो ये युद्ध अनिर्णायक रहा। अनिर्णायक। मुगल मेवाड़ कर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन
प्रताप को अपनी राजधानी छोड़कर पहाड़ों में जाना पड़ा। कई लोग इसे प्रताप की हार मानते हैं क्योंकि उन्हें पीछे हटना पड़ा था। हाँ, सतही तौर पर ऐसा लगता है, लेकिन असल में ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। मनोवैज्ञानिक जीत? वो कैसे? सोचिए, एक छोटा सा राज्य उस समय की सबसे बड़ी सल्तनत से सीधे टकरा गया। जी। और खत्म नहीं हुआ। प्रताप ने अकबर को यह संदेश दे दिया कि मेवाड़ को जीतना और मेवाड़ पर राज करना ये दो अलग अलग बातें हैं। आप जमीन जीत सकते हैं, पर यहाँ के लोगों का स्वाभिमान नहीं। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक जीत से असल में क्या फायदा होता है? जमीन तो हाथ से जा ही रही थी ना। क्या इसे सिर्फ एक सकारात्मक नजरिए से देखना सही है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और इसका जवाब हमें कुछ साल बाद मिलता है। कहाँ? 1583 में दिवेर के युद्ध में। यही वो असली लड़ाई थी जिसने मेवाड़ का भाग्य बदल दिया। हल्दी घाटी ने मेवाड़ का हौसला दिखाया, पर दिवेर ने उसकी ताकत वापस दिलाई। ये बहुत दिलचस्प है कि दिवेर की लड़ाई जो इतनी निर्णायक थी, वो इतिहास में हल्दी घाटी जितनी मशहूर क्यों नहीं है? इसकी एक वजह यह हो सकती है कि हल्दी घाटी में दो बड़े किरदार थे, प्रताप और मानसिंह। तो वो एक महाकाव्य की तरह बन गई। अच्छा। दिवेर एक शुद्ध सैन्य जीत थी। यहाँ प्रताप की सेना ने मुगल चौकियों पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि मुगलों के पैर उखड़ गए। कहते हैं रातों रात 36 मुगल चौकियां खाली हो गईं। जी हाँ, मैंने एक घटना के बारे में पढ़ा है जो इस युद्ध की भयावहता को दर्शाती है। कहते हैं कि प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर ऐसा भाला फेंका कि वो उसे और उसके घोड़े को चीरता हुआ जमीन में धंस गया। जरा सोचिए वो नजारा। एक ही वार में मुगल सेनापति घोड़े समेत जमीन में गड़ गया। ये सिर्फ एक सैनिक की मौत नहीं थी, ये मुगल सेना के आत्मविश्वास पर एक जबरदस्त हमला था। और दिवेर की जीत के बाद प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया। अकबर अपने जीवन काल में कभी भी मेवाड़ को पूरी तरह से अपने अधीन नहीं कर पाया। तो एक तरफ तो मैदान में ये जबरदस्त लड़ाइयां चल रही थीं, लेकिन पर्दे के पीछे एक और रणनीति अपनाई जा रही थी। और वो थी अपनी राजधानी को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। ये मेवाड़ के इतिहास का एक बहुत ही अनोखा पहलू है। बिल्कुल। मेवाड़ की असली ताकत उसके किलों में नहीं, बल्कि अपनी राजधानी तक को दांव पर लगा देने की सोच में थी। मतलब ये सिर्फ जमीन बचाने की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये अपनी पहचान बचाने की लड़ाई थी, जिसके लिए शहर भी कुर्बान किए जा सकते थे। अगर आप इसका पैटर्न देखें तो वो बहुत दिलचस्प है। जैसे कि शुरू में राजधानी नगरी थी, फिर नागदा बनी। जब सुल्तान इल्तुतमिश ने नागदा को तबाह कर दिया तो उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं, उन्होंने तुरंत अघाटपुर को नई राजधानी बना लिया। फिर सामरिक महत्व को देखते हुए चित्तौड़ को राजधानी बनाया, जो सदियों तक मेवाड़ का प्रतीक रहा। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ को भी राजधानी का दर्जा दिया। मतलब वो अपनी राजधानी को ही एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। सही समझे। अगर एक जगह असुरक्षित हुई तो पूरी सत्ता को दूसरी सुरक्षित जगह ले जाओ और संघर्ष जारी रखो। ठीक यही। और मुगल संघर्ष के दौरान ये रणनीति अपने चरम पर थी। महाराणा प्रताप ने कभी स्थायी राजधानी रखी ही नहीं। उन्होंने गोगुंदा और चावड़ जैसी जगहों को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। हाँ, जो दुर्गम थीं, ये उनकी छापामार युद्ध नीति का हिस्सा था। दुश्मन को हमेशा अंधेरे में रखो कि सत्ता का केंद्र आखिर है कहाँ। और फिर आखिरकार उदयपुर की स्थापना हुई। हाँ, राणा उदय सिंह ने एक सुरक्षित जगह देखकर पिछोली गांव के पास एक नई राजधानी की नींव रखी, जो आगे चलकर उदयपुर बनी। और यही शहर भारत में विलय होने तक मेवाड़ की स्थायी राजधानी रहा। तो ये बदलती राजधानियां उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत थी। हालात के हिसाब से ढल जाने की क्षमता। बिल्कुल। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो मेवाड़ के 1500 साल तक टिके रहने का राज अब साफ होने लगता है। पहला, उसकी भौगोलिक बनावट जो एक सुरक्षा कवच का काम करती थी। दूसरा, उसके शासकों और लोगों का अड़िग स्वाभिमान जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। और तीसरा, उनकी लचीली रणनीति जिसमें जीत हार के मायने ही अलग थे और राजधानी तक को कुर्बान किया जा सकता था। और ये कहानी 1615 में जाकर एक नया मोड़ लेती है, जब दशकों के संघर्ष के बाद मुगलों और मेवाड़ के बीच एक सम्मानजनक संधि होती है। इसके बाद मेवाड़ ब्रिटिश राज के संपर्क में आया और अंततः 1949 में भारतीय संघ में शामिल हो गया। लेकिन उस विलय तक लगभग 1500 वर्षों तक मोरी, गोहिल और सिसोदिया राजवंशों ने इस भूमि पर अपनी पहचान बनाए रखी। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या किसी राज्य की असली पहचान उसके विशाल किलों,
उसकी राजधानी या उसकी जमीन में होती है, या फिर वो उस विचार में जिंदा रहती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। मेवाड़ की कहानी शायद यही बताती है कि जब तक विचार जिंदा है तब तक पहचान को मिटाना नामुमकिन है। भले